नमस्कार। आज पूर्ण विराम में हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे की जिसकी चर्चा पिछले दिनों खूब हो रही थी, लेकिन अब उस पर बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की शूद्र वाली पॉलिटिक्स की, जिसने यूपी की सियासत में एक नई जंग छेड़ दी थी, जिसके समर्थन में सपा दफ्तर के बाहर शूद्र वाले पोस्टर लग गए थे। समाजवादी पार्टी के सारे नेताओं की जुबान पर शूद्र वाली लाइन थी, लेकिन अब केवल सन्नाटा है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठाए, फिर अखिलेश ने इस लड़ाई को शूद्र वाली सियासत में ढाला। मामला बढ़ा तो सपा दफ्तर के बाहर शूद्र वाले पोस्टर टंग गए, लेकिन अखिलेश जिस राजनीतिक दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे थे वो शिवपाल यादव को रास नहीं आई। शिवपाल ने कई बार खुले मंच से इस विवाद से किनारा करने की कोशिश की, पार्टी नेताओं को निर्देश दिया कि इस तरह के मुद्दे में उलझना ठीक नहीं। स्वामी जी को हम लोगों ने अपनी पार्टी में निर्देश दे दिए हैं जो धार्मिक और इस तरीके के जो हैं मुद्दों में हमें नहीं उलझना। शिवपाल का संदेश साफ था, वो धार्मिक मुद्दे पर विवाद खड़ा करने से बचना चाहते थे। लगातार अखिलेश को इसके लिए इशारा भी कर रहे थे और नतीजा ये हुआ कि आखिरकार अखिलेश भी शूद्र वाली सियासत पर खामोश हो गए। तो ये दोनों ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के इन्होंने भी विधानसभा में घेरने का प्लान किया था समाजवादी पार्टी ने, तो बीजेपी भी तैयार थी कि इस मुद्दे पर वो जवाब भी देने को तैयार है। लेकिन कालांतर में अखिलेश को शायद ये समझ में आया कि ये ऐसे मुद्दे हैं जो उन्हें मतदाताओं से थोड़ा दूर भी कर सकते हैं और 2024 का इलेक्शन भी है, तो उन्होंने इन मुद्दों से ध्यान, उनको लगा कि उनकी पार्टी, शिवपाल की सलाह भी थी कि उनकी पार्टी ध्यान भटकाने के लिए, मतलब भाजपा जो ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है, तो शायद ये निर्णय इसलिए लिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, शिवपाल ने जब शूद्र वाली सियासत पर ब्रेक लगाने की बात कही तो समाजवादी पार्टी के बाहर से वो पोस्टर भी हटा दिए गए जिसमें लिखा था, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य जिस पिच पर सपा को बैटिंग कराना चाहते थे, उस मैच को ही शिवपाल ने ड्रॉ कराने की घोषणा कर दी। जो बातें अभी तक रामचरितमानस की जो बातें आई थी, जहां से शूद्र शब्द के बारे में चर्चा हुई थी, आज भी हम सब लोग उस पर अडिग हैं कि रामचरितमानस की वह लाइनें जो एक बहुसंख्यक समाज को अपमानित कर रही हैं, उनको निकाला जाना चाहिए। सरकार उस पर व्यवस्था दे, संवैधानिक व्यवस्था दे, जिससे कोई उंगली उठाने का कार्य ना कर सके। देखिए, समाजवादी पार्टी को जनता नकार चुकी है, तो इसलिए वो तरह तरह के विषय ढूंढते रहते हैं कि हमारी पॉपुलरिटी और हम कैसे समाचार पत्र में छप जाए, टीवी में चल जाए, ये कारण ढूंढते रहते, तो इसलिए वो जनता में चली नहीं, इसलिए उनको विड्रा करना पड़ा। अखिलेश ने जिस वक्त शूद्र वाली लाइन पकड़ी थी, उस वक्त सपा के कई नेता इसी राह पर चल निकले थे, लेकिन माहौल बदला तो बाकी के नेताओं ने भी खामोशी की चादर ओढ़ ली। आपस में उनका मतभेद हो सकता है, वो पार्टी में परिवार भी एक है, पार्टी भी एक है, तो ये उनका आपस का बयान हो सकता है। इस पर बहुत कुछ कहना उचित नहीं, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि राजनीति में जात को, धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल करना ये उचित नहीं है। देखिए, उनको समझ में आ गया कि अब आज की जनता जागरूक है और अब आज फिर आप उनको उस अपमानित शब्द का प्रयोग करके अपनी आप अगर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं तो इनको समझ में आ गया कि मेरा नुकसान होगा। शिवपाल यादव अच्छे से जानते और समझते हैं कि इस विवाद का अंजाम क्या हो सकता है, क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा है। ऐसे में वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। सिर्फ शिवपाल ही नहीं, रामगोपाल यादव ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को टेढ़ा मेढ़ा बता दिया था। वरना राजनीतिक दल जो है वो भोले शंकर की बारात की तरह होते हैं, इसमें बहुत अच्छे भी लोग होते हैं और टेढ़े मेढ़े लोग भी होते हैं, और सबको लेके साथ चलना पड़ता है, कभी कभी सब काम आ जाते हैं। निश्चित रूप से विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विपक्ष के नेता ने, समाजवादी पार्टी के नेता ने शूद्र वाले अपनी राजनीति के ऊपर कुछ बोला नहीं, लेकिन उन्होंने जातीय जनगणना की बात कही और ये कहा कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो 3 महीने के भीतर इस जनगणना को हम पूरी कर लेंगे।
तो जातीय जनगणना की राजनीति के ही का एक्सटेंशन है ये रामचरितमानस की उन पंक्तियों की आलोचना करना। मुझे नहीं लगता कि वो कि जानबूझ के शुरू की गई है राजनीति पे समाजवादी पार्टी बैकफुट पे जाएगी। पहले माना गया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर अपनी ही धुन छेड़ी है, लेकिन बाद में जब अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाया और उनकी बात का समर्थन किया तो इसे समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणनीति माना गया। हालांकि विवाद ज्यादा बढ़ता उससे पहले ही शिवपाल और रामगोपाल ने अखिलेश को पीछे खींच लिया। देखिए, समाजवादी पार्टी झूठ बोलने वालों की गोल है। सदन के अंदर 1.5 घंटा माननीय अखिलेश यादव जी भाषण दिए, लेकिन एक शब्द भी शूद्र की जिक्र नहीं किए। एक तरफ वो राम और कृष्ण को कह रहे थे कि मैं राम और कृष्ण का हम पुजारी हैं, हम मानते हैं, अब बगल में उनके खड़े हुए स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हम भगवान कृष्ण को मानते ही नहीं। तो ये दोनों बातें उनको गर्त में ले जाने के लिए बहुत काफी है। इस नाते वो अब इस मुद्दे से भाग रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हर दूसरे दिन रामचरितमानस की चौपाइयों पर ट्वीट किया करते थे, उस पर भी अब ब्रेक लग गया है। यानी समाजवादी पार्टी ने इस सियासी लाइन पर पूर्ण विराम लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अखिलेश यादव ने 1.5 घंटे से ज्यादा विधानसभा में अपनी बात रखी, लेकिन एक बार भी शूद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि अखिलेश ने खुद कहा था कि जब सदन चलेगा तो सदन के भीतर मुख्यमंत्री से मैं जरूर सवाल करूंगा शूद्र राजनीति को लेकर, शूद्र शब्द को लेकर। माना ये जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी लाइन शिवपाल यादव के संदेश के बाद बदल ली। फरवरी का महीना शुरू हुआ तो यूपी में शूद्र वाली सियासत तूफानी रफ्तार पर थी। अखिलेश लगातार शूद्र वाले मुद्दे पर मोर्चा खोल कर बैठे थे। जहां भी जाते अपने शूद्र राग से भाजपा को घेरते। ऐलान यहां तक कर दिया कि जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो शूद्र पर सीएम से सवाल पूछेंगे। रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। सदन की कार्यवाही शुरू हुई, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, बजट पेश हुआ और जब अखिलेश के बोलने की बारी आई तो उन्होंने 1 घंटे 35 मिनट तक अपनी बात कही, लेकिन इस लंबे भाषण में कहीं भी शूद्र शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया। ऐसे में सवाल उठा कि क्या अखिलेश पूरी तरह से इस विवाद से दूरी बना चुके हैं। सदन तो अभी खत्म नहीं हो गया, अभी तो तमाम मौके हैं। अभी तो माननीय राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी के भाषण पर चर्चा हो रही थी, बजट पर चर्चा होगी। सदन में तमाम ऐसे अवसर आते हैं कि जब हम अपनी बात कह सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, सरकार से जवाब ले सकते हैं। सवाल सरकार की जिम्मेदारी है विपक्ष के हर सवाल का जवाब देना। कि इनको पता चल गया कि ये उल्टा दांव पड़ गया है और इसलिए योगी से क्या, उन्होंने सारे अपने कार्यालय के सामने जो उनके पोस्टर लगे थे वो हटा दिए, होर्डिंग्स लगी थी वो हटा दी और जिस मुद्दे को वो बड़े ज़ोर शोर से उठाना चाह रहे थे उस मुद्दे को भी उन्होंने ठंडे बस्ते में डाला, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि योगी से सवाल पूछा तो ये बड़ा मुद्दा बन जाएगा। अखिलेश भले ही सदन में शूद्र पर खामोश रहे हों, लेकिन सीएम योगी को ये मुद्दा याद था। यही वजह रही कि जब सीएम ने सदन में अपनी बात रखनी शुरू की तो अखिलेश को शूद्र का मतलब विस्तार से समझाया, साथ ही अंबेडकर के मुद्दे पर भी चुभने वाला वार किया। ढोल गंवार सूत्र पशुरानी सकल ताड़न के अधिकारी। अब ये सीख से है, शिक्षा से है। तो मैंने शुरू में इसी बात को कहा ना, विरासत में नहीं मिलती। एक वाद्य यंत्र है, गंवार का मतलब अशिक्षित से है, शूद्र का मतलब श्रमिक वर्ग से है, किसी जाति विशेष से नहीं है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी इस बात को कह चुके हैं कि दलित समाज को आप शूद्र मत बोलो। और आपने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया था तो जग जाहिर है। वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब भी अवसर मिलेगा, चूंकि कल महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा का विषय था,
मुझे लगता है कि जब उनको अवसर मिलेगा तो पूछेंगे, लेकिन यह पूछने का सवाल नहीं है। मैं तो पूछता हूं कि सरकार ये बता दे कि डॉक्टर आर.के. वर्मा पिछड़ी जाति में पैदा हुआ और भारत के संविधान से पहले इसका स्थान कहां था। सीएम योगी ने सिर्फ शूद्र वाली बात को ही साफ नहीं किया, बल्कि उन्होंने रामचरितमानस की उस चौपाई पर भी खुलकर बयान दिया जिसे समाजवादी पार्टी दलित पिछड़ों का विरोधी बताती थी। सीएम ने ताड़ना शब्द की संदर्भ सहित व्याख्या कर डाली। इस बात को जानते हैं कि रामचरितमानस अवधि में रची गई और अवधि का एक वाक्य है कि भैया इतनी देर से पेका ताड़त आहा। आप कुछ बताएंगे इसका अनुवाद क्या है? ताड़त का मतलब क्या है इसमें? क्या मारने से है, क्या देखने से है? बुंदेलखंडी में भी एक वाक्य में बता दे रहा हूं, देखिए शब्द वही है, भैया मोरे लड़कन को ताड़े रखियो। इसका मतलब उसका संरक्षण दो, उसको लालन पालन करके जो जिस लायक है उस लायक शिक्षित करो। इसका मतलब ये है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय आज इस समय संत तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चला रहा है। रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को किस तरीके से नादर भाव के साथ जगह जगह करने का प्रयास कर रहा है। हमारी सरकार ने लगातार ये कहा है कि आप आमजन के मुद्दों को उठाइए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर दिशा भ्रमित करने का काम करेंगे तो फिर सरकार उस तरीके से भी जवाब देगी। समाजवादी पार्टी जिस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही थी वो उसी पर घिरती नजर आई, क्योंकि सिर्फ भाजपा के नेता ही नहीं, पार्टी के भीतर भी कई नेता इस विवाद पर पार्टी की लाइन से हटकर बयान दे रहे थे। इस मुद्दे पर खुलकर बोलने वाली ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा को पार्टी से निष्कासित भी किया गया, लेकिन पार्टी के भीतर बवंडर का आकार बड़ा होता उससे पहले ही अखिलेश ने अपनी रणनीति पर पूर्ण विराम लगा दिया। अध्यक्ष जी कि जिस उत्तर प्रदेश पर देश और दुनिया के लोगों ने भरोसा करके 34 लाख करोड़ के प्रस्ताव पर साइन किए हों, उसका मखौल उड़ाना मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान करना है। अपने क्षेत्र की समस्याओं को, प्रदेश के जो बड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए और किसी भी तरह की राजनीति जो अलगाववाद पैदा करे, तुष्टीकरण पैदा करे, ये प्रदेश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। रामचरितमानस लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है और कई दिनों के बाद अखिलेश को समझ आया कि सियासत में इस मुद्दे को उठाना जोखिमों के अधीन हो सकता है, क्योंकि बात सिर्फ विचारधारक तक सीमित नहीं थी। इस मुद्दे के चलते पार्टी में टूट की स्थिति तक बनती जा रही थी। पार्टी की सवर्ण नेता खुद को असहज महसूस करने लगे थे। मानस और शूद्र को कोरिलेट करते हुए अखिलेश यादव ने बात कही थी कि सदन में मामला उठेगा, लेकिन ऐन मौके पर इस मुद्दे को ही उन्होंने ड्रॉप करके मूल मुद्दों पर ही अपनी राजनीति को फोकस करने का जो निर्णय लिया, इसमें उनके चाचा शिवपाल यादव की महती भूमिका बताई जाती है। समाजवादी पार्टी की राजनीति खुले तौर पर पिछड़ों और दलितों की है, लेकिन पार्टी ये भी नहीं चाहती कि इस वोट बैंक के चक्कर में वो सवर्ण वोटर भी दूर हो जाएं, जो अभी तक अखिलेश पर भरोसा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अखिलेश ने जो शूद्र वाली सियासत शुरू की थी उस पर भले ही पूर्ण विराम लग गया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को एक नए सांचे में ढाल दिया है और उसका नाम है जातीय जनगणना। बात शूद्र की हो या जातीय जनगणना की, दोनों मुद्दों का शिरा दलितों और पिछड़ों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए अखिलेश यादव जहां जाते हैं वहां जातीय जनगणना का हुंकार जरूर भरते हैं। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जातीय जनगणना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। अखिलेश ने भले ही शूद्र वाली लाइन से तौबा कर ली हो, लेकिन जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था उसे नए रंग रूप में पेश किया गया है और इसका नाम है जातीय जनगणना। सदन में अखिलेश ने भले ही शूद्र पर बयान न दिया हो, लेकिन जातीय जनगणना पर वो जमकर गरजे। और बिना जातीय जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में? सबका विकास,
कैसे करोगे आप? जातीय जनगणना की जो राजनीति है उसका उद्देश्य ही ये केवल यही है कि जो धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश है, माने गैर यादव पिछड़ों, अति पिछड़ों जिसको कहते हैं आप, और अति दलितों, उनके में सेंध लगाना है, जो धार्मिकता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी उनकी तरफ अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। दरअसल अखिलेश नहीं चाहते कि वो धर्म के मुद्दे पर शूद्र या फिर चौपाई वाली राजनीति करके अपने हाथ जलाए। यही वजह रही कि उन्होंने इस मुद्दे को जातीय जनगणना के सांचे में फिट कर दिया। और जातीय जनगणना का मुद्दा ऐसा है जिस पर शिवपाल भी सहमत हैं और रामगोपाल भी। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर जिलेवार संगोष्ठी भी शुरू कर दी है। जब उनकी जाति का सही आंकड़ा आ जाएगा और सरकारी पदों पर जो पदासीन हैं उनका आंकड़ा आ जाएगा, दोनों का रेशियो देखने के बाद तब यह पता चलेगा कि इस जाति की आबादी तो इतनी है लेकिन सरकारी पदों पर इनकी हिस्सेदारी इतनी है, तब निश्चित रूप से ऐसे जातियों के साथ न्याय किया जा सकता है। जब ये सत्ता और सरकार में थे, इनके समर्थन से केंद्र में सरकार थी, पिछड़ी जातियों की बहुत लंबी मांग थी कि हमको संवैधानिक पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिलाया जाए। वो उसके लिए कितने आंदोलन हुए थे, लोग जेल गए थे, कितनी यातनाएं सही थी, लेकिन वो मांग नहीं मानी गई। जातीय जनगणना का मुद्दा सियासत में कई बार उठा, लेकिन जब बिहार सरकार ने इस पर कदम बढ़ाए तो अखिलेश को भी भविष्य का सियासी रास्ता मिल गया। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष के तमाम दल सहमत हैं, लेकिन अखिलेश के लिए दिक्कत यह है कि उनकी नीयत पर सब बारी बारी से प्रहार कर रहे हैं। जिस समय अखिलेश जी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जिनको न अपना बहुमत जुटाना था, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उस समय तो उनको एक बार याद नहीं आया कि हमें जातीय जनगणना करा लेना चाहिए। और यही नहीं, उनकी भी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही, लेकिन कभी भी उनकी पार्टी ने कभी इस मुद्दा को लेकर नहीं आई। नहीं, मैं नहीं मान सकती, क्योंकि जो जनगणना की बात है वो तो बैकवर्ड की जनगणना की बात हो रही है, पिछड़े समाज की जनगणना की बात हो रही है, और इससे एससी की जनगणना की चर्चा तो नहीं आई है। तो मुझे नहीं लगता इसका और उसका कोई आपस में मेल है। जाति जनगणना की बात अखिलेश जी कह रहे हैं, जाति जनगणना के नाम पर वो वोट इकट्ठा करने की तैयारी में है। अब इनके झांसे में प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। ये 4 बार सरकार चला चुके हैं। समाजवादी पार्टी अब दगे हुए कारतूस की तरह दिख रही है। और मजे की बात की अति पिछड़ा, अति दलित समाजवादी पार्टी से नफरत करने लगा है। सवाल ये नहीं कि जातीय जनगणना होगी या नहीं, सवाल ये है कि इस मुद्दे पर अखिलेश को सियासी माइलेज मिलेगा या नहीं, क्योंकि अखिलेश जहां खुलकर जातियों का जिक्र कर रहे तो सीएम योगी इस मुद्दे को विकास के मुद्दे से ढकने की कोशिश में है। हम शौचालय देने की बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं। हम मकान देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम रोजगार की बात करते हैं, ये जाति की बात करते हैं। हम एक अन्नदाता किसान के खेत में पानी पहुंचाने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम किसान की उपज को दुगना दाम देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश का औद्योगिकीकरण हो, ये लोग जाति की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश को जहां से निकाल करके आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है, ये लोग उससे फिर पीछे धकेलने का काम करते हैं। शूद्र वाली सियासत में जोखिम था, लेकिन जाति वाली राजनीति जोखिमों से मुक्त है। अखिलेश जानते हैं कि अगर इस मुद्दे को साध लिया तो यूपी के दलित और पिछड़े वोटर में एक नया संदेश पैदा कर सकते हैं। पिछड़ों में ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि इससे होगा तो हमारी सब जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी संख्या हो जाएगी, तो हो सकता है हम इसके लिए संघर्ष करके उनकी साझेदारी, उनकी भागीदारी बढ़ाने की कोशिश करें। जब से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है, समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर मोर्चेबंदी और मजबूत कर दी है। पहले दिन से लेकर छठे दिन तक जातीय जनगणना का जिक्र हुआ। पहले दिन जहां सदन के बाहर प्रदर्शन हुआ, तो 5वें दिन वेल में खड़े होकर सपा और रालोद के विधायकों ने प्रदर्शन किया। इस बीच सपा दफ्तर के बाहर शूद्र वाले पोस्टर की जगह जातीय जनगणना वाले पोस्टर टांग दिए गए। यानी साफ है कि सपा इसी मुद्दे को 24 के चुनाव में सबसे बड़ा सियासी हथियार बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। समाजवादी पार्टी भले ही विधानसभा चुनाव हार गई थी, लेकिन अखिलेश यादव का मानना है कि उनको
24 वाले विजय का फार्मूला उसी हारे हुए चुनाव से मिला है, क्योंकि उस चुनाव में अखिलेश यादव ने कई छोटे मोटे दलों को मिलाकर एक गठबंधन तैयार किया था, जिसके सभी नेता पिछड़ी बिरादरी से आते हैं। हालांकि वो गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सका, लेकिन ये जरूर माना जाएगा कि समाजवादी पार्टी अब आने वाले लोकसभा चुनाव को ठीक विधानसभा चुनाव की तरह ही उसी रणनीति पर लड़ेगी। चुनाव के मैदान में भाजपा लगातार सपा को हराती आ रही है। 2014 से लेकर 2022 तक हुए 4 बड़े चुनावों में भाजपा ने सपा को कोई मौका नहीं दिया और माना गया कि भाजपा की इस जीत में हिंदुत्व वाली सियासत का बड़ा योगदान है। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर भाजपा खुलकर बैटिंग करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। अटल जी ने इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही थी। वह कहा था उन्होंने, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू कहने में शर्माते, दूध लजाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। अब अखिलेश ने भाजपा के हिंदुत्व वाली राजनीति को जाति वाले दांव से काटने की तैयारी की है। इसका फॉर्मूला अखिलेश को तभी मिल गया था जब उन्होंने छोटे छोटे दलों के साथ 2022 में गठबंधन किया था। ये बात सही है कि सपा जीत नहीं पाई, लेकिन उसकी सीटों में और वोटों में बड़ा मुनाफा देखा गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत ही बुद्धिमत्ता से पिछड़ों की आवाज को उठाने का काम किया। परम पूज्य बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दिक्कत यह है कि वो राजनीतिक परिपक्वता नहीं है अखिलेश यादव में, और वो किसी बड़े की, किसी सीनियर की, किसी अनुभवी नेता की सुनते नहीं हैं। तो फिर जब आप मनमानी करेंगे, अपने अनुभवहीन आप काम करेंगे, फिर कैसे होगा? मुझे लगता है कि यह कोई पॉलिटिक्स आगे नहीं चलने वाली। करीब 14 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होंगे और अखिलेश ने तय कर लिया है कि उनकी लाइन लेंथ क्या रहने वाली है। माना जा रहा कि सपा सिर्फ दलितों और पिछड़ों पर ही फोकस करेगी और अखिलेश को यह फॉर्मूला विधानसभा चुनाव से मिला था। दरअसल विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था। इसमें ओपी राजभर की सुभाषपा, कृष्णा पटेल की अपना दल के, केशव देव मौर्य की महान दल और संजय चौहान की जनवादी पार्टी सोशलिस्ट थी। पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल के साथ भी सपा ने गठबंधन किया था। ये सब ऐसे दल थे जिनके मुखिया ओबीसी वर्ग से आते हैं। दरअसल अखिलेश का पूरा फोकस पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वोटर पर है। सपा ये मानकर चलती है कि मुस्लिम और यादव पहले से ही उसके पास है और इसमें अब अति पिछड़ों और दलितों को बड़ी संख्या में जोड़ने की कोशिश है। यही वजह है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर जोर दिया जा रहा। लॉ एंड ऑर्डर पे जो हमारी सरकार ने, आदरणीय योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को सुदृढ़ किया है, आज उत्तर प्रदेश का आम जन इसको समझता है, देख रहा है और आगे आने वाले चुनावों में भी आप देखिएगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है जनता के बीच में। 2022 में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो सपा भले दूसरे नंबर की पार्टी रही, लेकिन इस चुनाव ने अखिलेश को 24 के लिए मजबूती दे दी, क्योंकि पिछड़े वोटर को ध्यान में रखकर अखिलेश ने जो फॉर्मूला तैयार किया था उसमें काफी हद तक उन्हें सफलता मिली। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जब समाजवादी पार्टी 32% वोट बैंक तक पहुंच गई। जो पार्टी संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ राजनीतिक हिस्सेदारी देकर देश में सबको साथ लेकर चल रही है, अब उस पार्टी को, उस विचारों को पिछड़े समाज के लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। 2022 के चुनाव में सपा और भाजपा के बीच सिर्फ 9% वोट का अंतर बचा था, जिसे अखिलेश लोकसभा चुनाव तक खत्म कर देना चाहते हैं। और उनका मानना यही है कि जिस रणनीति के तहत विधानसभा चुनाव लड़ा गया, उसी के तहत लोकसभा चुनाव भी लड़ा जाए। यूपी में ओबीसी मतदाता 45% के करीब हैं, जिसमें यादव, कुर्मी, कुशवाहा, जाट की हिस्सेदारी 27% की है, जबकि दलित वोटर 21% के आसपास है और मुस्लिम वोटर की संख्या 16% है। इन सबको जोड़ दिया जाए तो 82% हो जाते हैं और अखिलेश इसमें से ही 50% अपने लिए निकालना चाहते हैं। उनका पूरा फोकस है कि 85-15 की राजनीति में अगर उनका जनाधार बढ़ेगा तो यादव अदर देन, मतलब जो ओबीसी हैं अदर देन यादव, वो बाकी जातियां, पिछड़ी जातियां, मुस्लिम,
ये एक और कुछ शूद्र भी उनको मिल जाएगा तो ये अपने आप में उनके लिए ये समझिए उपलब्धि ही होगी। अखिलेश ने 3 चुनावों में 3 नए प्रयोग की, लेकिन कभी भी उनका प्रयोग बहुत हद तक सफल नहीं हुआ। हाँ, ये बात जरूर सच है कि अखिलेश ने हाल के विधानसभा चुनाव में जो छोटे दलों को जोड़कर सियासत की, वो कहीं ना कहीं उनका हौसला बढ़ा रही, और यही वजह रही कि उन्होंने पुराने दांव को जातीय जनगणना के मुद्दे के सहारे धार देने की तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।